तो हम लोग ब्लड के चैप्टर में आरबीसी पढ़ रहे थे। तो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, इसके अंदर आपको हेमोग्लोबिन देखने को मिलेगा। हेमोग्लोबिन, एक आरबीसी के अंदर 300 मिलियन हेमोग्लोबिन होते हैं मॉलिक्यूल्स, जो 4 ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए कितने हेमोग्लोबिन की जरूरत है। अगर हेमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन बाइंड नहीं हो पाएगा। ठीक है, बाइंड जब नहीं हो पाएगा तो ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाएंगे। अगर ऑक्सीजन कैरी नहीं होगा तो सेल तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा। ऑक्सीजन जब नहीं पहुंचेगा तो सेल के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी। एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी तो सेल फंक्शन सही नहीं होगा। ठीक है, तो सेल फंक्शन नहीं होगा तो आपको थकन, बॉडी पेन्स, कमजोरी, वीकनेस, इतना सब होता। ठीक है, ऑर्गन अपना काम सही नहीं कर पाएगा, आपकी बीपी लो रहेगी। ठीक है, ये सब चीजें होंगी कब हेमोग्लोबिन कम रहने के, इसलिए देखिए मोस्टली फीमेल में हेमोग्लोबिन कम रहता है। ठीक है, तो उनको फूड से हेमोग्लोबिन बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। और दूसरी कंडीशन जिसमें हेमोग्लोबिन कम होता है वो है प्रेगनेंसी में। ठीक है, उसमें भी क्योंकि फीटस को ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड सर्कुलेशन होने की वजह से मदर के अंदर हेमोग्लोबिन की कमी आ सकती है। तो इसीलिए डॉक्टर्स बार बार हेमोग्लोबिन का टेस्ट करवाते हैं, हर 2-3 महीने में एक बार, ताकि हेमोग्लोबिन कम ना हो। और डाइट अच्छा मेंटेन करने के लिए कहते हैं। तो अब आइए देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी एंड मेच्योरेशन। प्रोडक्शन तो मैंने बता दिया, रेड बोन मैरो में बनते हैं जो फ्लैट और इरेगुलर बोन्स है। तो एक ऐसा आप शॉर्ट एक लाइन लिख लीजिए, बेहतर है। अब इसके अंदर मैंने बताया था कि स्टेम सेल्स होते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं? स्टेम सेल्स होते हैं जिसको हम अ, अभी हमने देखा भी था इससे पहले। ये देखिए, ये पूरा डायग्राम है, डायग्राम से इजीली समझ जाइए आप। ये स्टेम सेल है। स्टेम सेल क्या करता है? अलग अलग स्पेशलाइज्ड सेल्स बनाता है। ठीक है, यहीं से स्पेशलाइज्ड सेल्स बनते हैं। उसमें से एक है नॉर्मोब्लास्ट। ये पहला सेल है स्टेम सेल। सेकेंड सेल है नॉर्मोब्लास्ट। ठीक है, थर्ड है रेटिकुलोसाइट्स। फोर्थ है एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है आरबीसी के बनने का। तो यही चीज यहाँ पे दी गई। ठीक है, तो जब भी बॉडी के अंदर ये कैसा बनते हैं, देखिए कब बनते हैं? जब भी बॉडी के अंदर हाइपोक्सी कंडीशन होते हैं। ठीक है, कब बनते हैं? देखिए, सांस की कमी या कभी कभी महसूस होता है हेल्दी पर्सन को भी कि मुझे दम चढ़ रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आरबीसी का जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड में आरबीसी कम रहने की वजह से ऑक्सीजन सही सेल तक नहीं पहुंच पाता। तो यहाँ पे ये कंडीशन जैसा ही होगा, ये कंडीशन ट्रिगर करेगा किडनी। देखिए किडनी कितनी इंपॉर्टेंट है। ये जैसा ही होगा ये ट्रिगर करेगा किडनी को। किडनी क्या करेगा? एक हार्मोन बनाएगा जिसका नाम है एरिथ्रोपोयोटिन। क्या नाम है? एरिथ्रोपोयोटिन। ये क्या करता है? ये स्टिमुलेट्स करता है, ये जाके इंफॉर्मेशन देता है रेड बोन मैरो को कि आप क्या करिए, बॉडी के अंदर आरबीसी कम है, आपको प्रोडक्शन करना है। तो इसी को हम कहेंगे स्टेम सेल माइटोसिस, न्यू प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। ठीक है, ये कब? ये एक कंडीशन में होता है। और एक कंडीशन जब पेशेंट को ज्यादा ब्लीडिंग हो, हेमोरेजिक कंडीशन हो, या ऐसी जगह जहां पर ऑक्सीजन लेवल कम हो, हाइयर एल्टीट्यूड में चले जाए, तो वहां पे भी ये हार्मोन क्या करता है? एरिथ्रोपोइटिन एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होके बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है। बोन मैरो करता है प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। ठीक है, तो एरिथ्रोपोइटिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किडनी किसी का डैमेज हो गया या किडनी किसी का फंक्शन नहीं करेगा तो एरिथ्रोपोइटिन रिलीज नहीं होगा। एरिथ्रोपोइटिन रिलीज नहीं होगा तो डब्ल्यू आरबीसी नहीं बन पाएंगे। इसीलिए जिसकी किडनी खराब रहते हैं उसका ब्लड भी कम रहता है, क्योंकि एरिथ्रोपोइटिन न बनने की वजह से। क्योंकि वो ट्रिगर नहीं देगा, ट्रिगर नहीं देगा तो खून ब्लड नहीं बनेगा, ब्लड नहीं बनेगा तो आरबीसी कम रहेंगे। ठीक है,
द स्टेम सेल दैट विल बिकम आरबीसी गो थ्रू ए नंबर ऑफ डेवलपमेंटल स्टेज, तो मैंने बताया था नॉर्मोब्लास्ट, रेटिकुलोसाइट्स, और इसके बाद आके एरिथ्रोसाइट। क्या है पहला स्टेप? पहला स्टेप है स्टेम सेल। स्टेम सेल, उसके बाद है आपका नॉर्मोब्लास्ट, उसके बाद आपका रेटिक्युलोसाइट। ठीक है, ये रेटिकुलोसाइट के बाद फिर आता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, एरिथ्रोसाइट, रेटिकुलोसाइट, एरिथ्रोसाइट। तो ये याद रखना है आप। ठीक है। अब देखिए कभी कभी क्या हो जाता है, ये तो प्रोसीजर है, अगर नॉर्मोब्लास्ट या रेटिकुलोसाइट सेल्स अगर ब्लड में रहेंगे तो हमारी बॉडी में इमेच्योर आरबीसी है। ठीक है, इमेच्योर आरबीसी। तो इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि बॉडी के अंदर आरबीसी सही डेवलप नहीं आ रहा। ठीक है, जब हम ब्लड टेस्ट करेंगे, आरबीसी अगर दिख रहा है, आरबीसी का शेप अगर दिख रहा है, तो ये शेप है आरबीसी का। जब ब्लड को हम टेस्ट कराएंगे तो वो माइक्रोस्कोप में रख के शेप देखेंगे, और हर कितने कितने इसमें क्या है, कितने सेल्स है वो काउंट करेंगे एक स्लाइड में, तो उससे अंदाजा लगाएंगे कि हमारी बॉडी में पूरे ब्लड में इतने आरबीसी हो सकते हैं। तो ये साइज देख के शेप साइज ये सब लिखते हैं एरिथ्रोसाइट। अगर इसका शेप चेंज हो जाए, कलर चेंज हो जाए, या फिर कुछ और नजर आए, तो रेटिकुलोसाइट हो सकते हैं या नॉर्मोब्लास्ट हो सकते हैं। ये डायरेक्ट अगर ब्लड में जा रहे हैं तो मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये इमेच्योर आपके आरबीसी है। तो इसको, इससे क्या होगा, इससे पेशेंट को प्रॉब्लम आएगी, दम चढ़ेगा। ठीक है, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो मेच्योर्ड आरबीसी भी हो सकते हैं जो डैमेज होके आए हैं, या फिर इमेच्योर आरबीसी हो सकते हैं। द मेच्योरेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स रिक्वायर्स मेनी न्यूट्रिशंस। अब देखिए मेच्योर्ड होने के लिए क्या क्या न्यूट्रिशंस की जरूरत है। ठीक है, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आरबीसी तो बनने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है? प्रोडक्शन तो हो रहा, लेकिन मेच्योरिटी आने के लिए, मेच्योरिटी का मतलब क्या है, उसका काम उसको करने के लिए जो साइज शेप, उसके फंक्शन उसको करवाने के लिए शेप एंड साइज का जो एक्चुअल होना है, वो उसको कहते हैं मेच्योरिटी। ठीक है, हमारे को जरूरत है प्रोटीन की, फर्स्ट नंबर, नंबर वन क्या है, प्रोटीन की जरूरत। नंबर टू, आयरन की जरूरत। आरबीसी को मेच्योरिटी करने के लिए प्रोटीन की जरूरत है, आयरन की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि ये दो होंगे तो हेमोग्लोबिन बनेगा। कॉपर की भी जरूरत है, थर्ड नंबर कॉपर की भी जरूरत है। ठीक है, द विटामिन फोलिक एसिड एंड B12 आर रिक्वायर्ड फॉर डीएनए सिंथेसिस इन द स्टेम सेल्स ऑफ द रेड बोन मैरो। इसके अलावा चौथे नंबर पे है आपका फोलिक एसिड, विटामिन B6, बी फिफ्थ विटामिन B12। तो देखिए कितने चीजों की जरूरत है सिर्फ आरबीसी को मेच्योर करने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। As these cells undergo mitosis, they must continually produce new sets of chromosomes. Vitamin B12 is also called extrinsic factor because its source is external, our food. Parietal cells of the stomach lining produce the intrinsic factor, a chemical that combines with the vitamin B12 in food to prevent its digestion and promotes its absorption in the small intestine. A deficiency of vitamin B12 or intrinsic factor results in pernicious anemia. तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज बताई जा रही है, जब आप विटामिन B12 की बात करते हैं तो ये आउटसाइड के सोर्स है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, एक्सट्रिंसिक फैक्टर। यानी बॉडी के अंदर ये बाहर से आएगा, इसीलिए एक्सट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं, फर्स्ट नंबर। और दूसरा नंबर, ये स्टमक में डाइजेस्ट नहीं होना चाहिए। स्टमक में डाइजेशन ना होने के लिए आपका जो स्टमक है उसके अंदर पैराइटल सेल्स होते हैं, जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, जब मैं बताऊंगा। ठीक है, उसके अंदर पैराइटल सेल्स होते हैं। पैराइटल सेल्स एक रिलीज करते हैं एक सब्सटेंस को जिसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर। ये प्रोटेक्ट करेगा B12 को, B12 को प्रोटेक्ट करके डाइजेशन से बचा के स्मॉल इंटेस्टाइन पे लेके जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन पे लेके जाकर वहां पे अब्जॉर्ब कराएगा, ताकि ये विटामिन B12 मदद कर सके आरबीसी को मेच्योर्ड करने के लिए। अगर B12 की कमी हो जाए, अगर
इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी हो जाए, यानी जो स्टमक है, जो एक का सेल है पैराइटल सेल, वो जो सब्सटेंस को रिलीज कर रहा है उसकी कमी हो जाए, तो B12 क्या होगा, स्टमक में डाइजेस्ट हो जाएगा, डाइजेस्ट होगा, लेकिन अब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, वहां का वहाँ टूट जाएगा, उसको डाइजेस्ट नहीं करना, उसको सिर्फ अब्जॉर्ब करना है। तो ये बहुत सारे फूड में होता है। विटामिन B12 आप अगर देखेंगे, सर्च करेंगे विटामिन B12 फूड लिस्ट, तो बहुत सारे खासकर प्रोटीन नॉन वेज आइटम्स में विटामिन B12 होता है। तो किसी को भी विटामिन B12 अगर आ जाए तो उसको परनीशियस एनीमिया कहते हैं, हम पढ़ेंगे आगे, एनीमिया के बारे में हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है। तो ये क्या था आपको, प्रोडक्शन एंड मैच्योरेशन ऑफ RBC। तो RBC के लिए क्या क्या चीजें जरूरत है, प्रोटीन की जरूरत है नंबर 1, ये नोट डाउन करिए आप। प्रोटीन होना है बॉडी में, अगर प्रोटीन कमी आएगी तो भी ब्लड की कमी आएगी। नेक्स्ट होना है आपको आयरन होना है, आयरन की कमी आई तो HB की कमी होगी, RBC सही डेवलप नहीं होगा। नेक्स्ट होना है कॉपर, कॉपर भी जरूरी है। नंबर 4 फॉलिक एसिड। नंबर 5 है विटामिन B12। तो ये 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इसके लिए। ठीक है। तो ये आपका इसका था। नेक्स्ट है लाइफ स्पैन। अब कितने दिनों तक आपका WBC जिंदा रह पाता है। इसका लाइफ स्पैन देखिए 120 डेज। कितने दिन है, 120 दिन है। तो यही चीज से मैं हमेशा जो भी पेशेंट आते हैं उनको बताता हूँ, अगर आप हेल्दी है तो एवरी 4 मंथ्स में आप क्या करिए, हिजामा कराइए। तो हिजामा इज ए बेस्ट कंडीशन टू रिमूव टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी। ओके, इफ यू आर ए हेल्दी पर्सन, आप हेल्दी पर्सन है, तो आप क्या कर सकते हैं, एवरी 4 मंथ्स यानी ईयरली थ्राइस, 3 टाइम्स आप हिजामा करवा सकते हैं, जिससे बॉडी के अंदर न्यू प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स हो सकता है, टॉक्सिक सेल मटेरियल बाहर आने के बाद। उसका सबूत मैं यहाँ ही से देता हूँ, फिजियोलॉजी से। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें ये लोग सिकुड़ जाते हैं, इनका शेप बदल जाता है, ये ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाते, इस वजह से इनकी लाइफ स्पैन कम हो जाती है। अब इनको क्या करना है, हमारे बॉडी में एक ऑर्गन है जिसको कहते हैं स्प्लीन। देखिए स्प्लीन, स्प्लीन है, लिवर है, यहाँ तक के रेड बोन मैरो भी है, क्योंकि उसको और प्रोडक्शन करना है ना। तो यही क्या करते हैं, मैक्रोफेज सिस्टम होता है इनके पास। ये मैक्रोफेज सिस्टम मतलब क्या है, बिग ईटर्स इनका मतलब है, ये बिग ईटर्स यानी ये सेल्स को वो लोग इंगल्फ करेंगे, खा लेंगे, डाइजेस्ट करेंगे, इंडक्ट करेंगे, डाइजेस्टेड बाय माइक्रोफेजस। उसके अंदर क्योंकि एलिमेंट्स है, आयरन है, कॉपर है, ये सब चीजों को वेस्ट नहीं करना है, फिर से उसका यूटिलाइज करना है। तो वो क्या करते हैं, आयरन जो है वो फिर से यूटिलाइज करते हैं, कहाँ पे यूटिलाइज होगा, रेड बोन मैरो फिर उसको वापस ले लेता है। यानी ये जो स्प्लीन है, स्प्लीन, लिवर, इनके पास मैक्रोफेज सिस्टम होता है, यानी जो डेड सेल है उसको खाने की उनका इंतजाम रहता है। जब वो डाइजेस्ट कर लेंगे, खा लेंगे, तो उनके अंदर से जो जो सेपरेट जब होने के बाद उसके अंदर जो आयरन बचता है, वो आयरन को फिर वापस रेड बोन मैरो के पास दे दिया जाता है, ताकि फिर से जब भी हेमोग्लोबिन बनाया जाए उसका इस्तेमाल किया जाए। ठीक है। तो ये आयरन कहाँ पे स्टोर होगा, आपके लिवर में स्टोर होगा। ठीक है। तो ये लिवर, सॉरी, आयरन लिवर में स्टोर होगा। द आयरन ऑफ RBC एक्चुअली रिसाइकिल ओवर एंड ओवर अगेन, ये चलते रहेगा। आयरन इसलिए बहुत, आयरन की रिक्वायरमेंट अगर आप अच्छी रही नॉर्मल, तो मोस्टली ये कंटिन्यूअसली नॉर्मल ही रहेगी। द- तो ये हेमोग्लोबिन भी फिर से रिसाइकिल होगा। ठीक है। ये अमीनो एसिड में बदल जाता है, अभी मैं बताऊंगा, और प्रोटीन्स में बदल जाता है। प्रोटीन में बदलने के बाद ये हेमोग्लोबिन के अंदर एक आपका एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो है हेम। हेम, यहाँ पे जो जॉन्डिस आता देखिए उसका यहाँ पे बताया जा रहा है, आप और से सुनिए। हेम, ठीक है, हेम जो है, इसको जब डाइजेस्ट किया जाता है, क्योंकि जब डाइजेशन होता है वहां से असल प्रोडक्ट यूटिलाइज होता है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो रिलीज हो जाता है। तो इसी तरह हेम जो है, हेमोग्लोबिन है, हेम प्लस ग्लोबिन, हेम को निकाल दिया जाता है,
जब वो निकालते वक्त उसका कन्वर्जन हो जाता है, क्योंकि दोनों को तोड़ रहे हैं आप, तोड़ने के बाद हेम कन्वर्ट होके बन जाता है बिलिरुबिन। क्या बनता है? बिलिरुबिन इज कन्वर्टेड टू बिलिरुबिन बाय माइक्रोफेजेस, क्योंकि माइक्रोफेजेस डाइजेशन कर रहे हैं। अब ये लीवर क्या करेगा, माइक्रोफेजस से जो निकला हुआ बिलिरुबिन है इसको सर्कुलेशन में छोड़ देगा। सर्कुलेशन मतलब आपके ब्लड में, एंड एक्सक्रीट्स इट इनटू बाइल। अब बाइल क्या है हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे लिवर एक जो डाइजेशन के लिए जो बनाता है उसको हम कहते हैं बाइल, इतना याद रखिए। ठीक है। उसके अंदर बिलरूबिन भी होता है। बिलरूबिन इज ए बाइल पिगमेंट। ठीक है। बाइल इज सीक्रेटेड बाय द लिवर इनटू डिओडिनम। तो लिवर से बाइल रिलीज होता है, गाल ब्लैडर में स्टोर होता है, स्टोर होके जब भी जरूरत पड़े वो डिओडिनम में रिलीज करता है। डिओडिनम मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, डाइजेस्टिव सिस्टम में हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन एंड कोलन। सो बिलिरुबिन इज एलिमिनेटेड इन फिश, तो वहां से क्या होना चाहिए, स्टूल के जरिए से बाहर निकल जाना चाहिए। ठीक है। इस वजह से बिलिरुबिन एलिमिनेटेड फेसेस एंड गिव फेसेस देयर कैरेक्टर ब्राउन कलर। ठीक है। तो ब्राउन कलर यहाँ पे, सॉरी येलो कलर आना चाहिए था। ठीक है। येलो कलर, येलो कलर जो स्टूल का है उसकी वजह से है बिलिरुबिन की वजह से। इन द कोलोन सम बिलिरुबिन इज चेंज इनटू यूरो बिलिरुबिन। तो कोलोन जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन है वहाँ पे ये बिलिरुबिन कन्वर्ट हो जाता है यूरो बिलिनोजन। ठीक है। कौन कन्वर्ट करते हैं? आपके कोलोन बैक्टीरिया, यानी लार्ज इंटेस्टाइन। सम यूरो बिलिरुबिन वाज अब्सॉर्ब इनटू ब्लड, ब्लड उसको अब्सॉर्ब कर लेता है। अब्सॉर्ब करने के बाद यूरोबिलिन में कन्वर्ट हो जाता है। यूरोबिलिन में जब कन्वर्ट हो जाता है तो किडनी उसको एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है। अगर बॉडी के अंदर स्टूल के जरिए से, यूरिन के जरिए से अगर बिलिरुबिन एक्सक्रीट ना हो पाए, अब ये क्यों होता है? क्योंकि लिवर सही उसको तोड़ नहीं पाया और छोड़ नहीं पाया, इसकी वजह से। तो ये कंडीशन को हम बोलते हैं जॉन्डिस पीलिया। ठीक है। इसके अंदर क्या होते हैं, आइस, वाइटिश आइस या येलोइश आइस बन जाते हैं, चेहरा येलो नजर आने लगता है, हाथ पीले होने लग जाते हैं। ठीक है। जबान का कलर, ठीक है, और नील से सब देखने को जब देखते हैं तो इसको जॉन्डिस हम कहते हैं। ठीक है। तो इसी को हम जॉन्डिस कहते हैं। तो यहाँ पे जॉन्डिस के बारे में दिया जा रहा है। ठीक है। जॉन्डिस जो है दो टाइप्स की। ठीक है। वो है हेपेटिक जॉन्डिस और प्री हेपेटिक जॉन्डिस, यानी लिवर में कोई खराबी नहीं है, लिवर से पहले ही प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको प्री हेपेटिक कहेंगे। लिवर में प्रॉब्लम है तो उसको हेपेटिक जॉन्डिस बोलेंगे। लिवर के बाद प्रॉब्लम आ रहा है एक्सक्रीट नहीं होने की वजह से, चाहे किडनी में हो या स्मॉल इंटेस्टाइन, तो इसको हम कहते हैं पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस। ठीक है। इतना याद रखिए, काफी है। तो ये आपका ब्लड जो लाइफ स्पैन है आरबीसी का, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब है ब्लड ग्रुप्स के बारे में। ठीक है। इसके बारे में अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। 2-4 मिनट हम पॉज करेंगे।